धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आज एक महत्वपूर्ण दिन है। सेना के सम्मान में यूं तो पूरा भोंपू मीडिया लगा रहता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आज वो इस दिन को याद कर पाएगा। आज है दिन 14 जून और आज से ठीक 5 साल पहले 2015 को दिल्ली के जंतर मंतर पर शुरू हुआ था वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर आंदोलन। मुसलसल पिछले 5 साल से गुजार रही है। जैसा आपने देखा, लॉकडाउन के कारण शाहीन बाग को खत्म करा दिया गया, तो लॉकडाउन के कारण वन रैंक वन पेंशन भी फिलहाल स्थगित है। लेकिन जैसे स्थितियां फिर से बेहतर होंगी तो हो सकता है फिर से जंतर मंतर पर जो पूर्व फौजी हैं, जो रिटायर्ड आर्मी के जितने भी जवान हैं, वो फिर से वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर वहां नजर आने लगे। आप लोग देखते होंगे, धाकड़ खबर वहां ग्राउंड जीरो पे भी जाके बात किया करता था। मेरे साथी हैं सैयद अबू रागिब, लेस टाइम्स उनका न्यूज चैनल है, वो तो अक्सर कर उनके बीच जाते रहते हैं, तो खूब उनकी चीजों को दिखाते रहते थे। लेकिन महत्वपूर्ण दिन है, तो मुझे लगा कि आज 5 साल का जो पूरा गुजरा है समय, उसके अनुभव को लेकर बातचीत की जानी चाहिए। तो दो शख्सियत मेरे साथ जुड़ रही हैं। एक है विंग कमांडर अजय कुमार जी, वो हमारे साथ स्काइप पे हैं, और दूसरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो अक्सर कर धाकड़ खबर पे आपको दिखाई भी देते होंगे, बहुत सारे मुद्दों पे अपनी बात बेबाकी से रखते रहते हैं, और उनका नाम है ग्रुप कैप्टन कृष्णकांत यानी के। बहुत शुक्रिया आप दोनों महानुभाव का सर। धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद। पहला मैं सवाल सर आपसे करना चाहता हूं के सर, और मैं पूछना चाहता हूं, क्या जरूरत पेश आई थी आपको 5 साल पहले ये आंदोलन शुरू करने की? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह था कि 5 साल पहले से भी वन रैंक वन पेंशन की मांग उठती रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं था। 1971 के बाद हल्का सा इतिहास, ज्यादा इतिहास में नहीं जाए, युद्ध के बाद जब हमने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया था और एक भारी विजय पाई थी जी, उसके करीब 1-2 साल बाद 1973 में इंदिरा गांधी की सरकार ने हमें जो वन रैंक वन पेंशन मिलता था फौजियों को, उसे खत्म कर दिया। उसी समय से मांग उठती रही, आंदोलन का रूप नहीं लिया। 2014 का जब लोकसभा चुनाव चल रहा था, तो उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जो कि इंडिया के डिजिग्नेट जीतने के बाद जो प्राइम मिनिस्टर होने वाले थे, उन्होंने घोषणा की थी रैली में हरियाणा में, और उसमें सारे फौजी जमा हुए थे कि हम सत्ता में अगर आए तो 100 दिन के अंदर में आपको हम वन रैंक वन पेंशन देंगे। यह फौजियों की पुरानी मांग थी। यह क्यों जरूरी है, इसकी जरूरत पड़ेगी तो विंग कमांडर अजय भी हैं, अब हमारे सब सुनने वाले साथियों को मालूम है कि हमें चाहिए, और खासकर उन जवानों के लिए जिनको रैंक ना मिलने पे 20 साल में उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, कोई रास्ता नहीं बचता उनके पास, और इसलिए वन रैंक वन पेंशन की मांग थी। सत्ता में आने के बाद से मोदी सरकार इस वादे को भूल गई। बहुत सारे वादे भूले, हमारे भी वादे भूल गए जी। और तब जाके एक सर्विसमैन का जो एसोसिएशन था, उसने निर्णय लिया कि हम आंदोलन का रूप लेंगे, और यह निर्णय लिया गया था आज से 5 वर्ष पहले, यानी यह 14 जून 2015 में, कि हम आंदोलन शुरू करेंगे। और एक दिन के बाद हमने जंतर मंतर का रास्ता लिया। उसके बाद के इतिहास हम फिर बात करेंगे, और हमारा आंदोलन जारी है। बीच में 1-2 जगह छोड़ के, जहाँ की ईएसएम ने सस्पेंड किया, जब एक भारत पाकिस्तान के जब के हालात जो थे, संबंध बड़ी खराब हो गए थे, और जब हमने स्ट्राइक किया था, उसमें समर्थन देने के नाम पे हमने खत्म किया था। और अभी कोरोना वायरस में जो लॉकडाउन हुआ, हमें इसको सस्पेंड करना पड़ा जी। लेकिन मेरा एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा विंग कमांडर अजय कुमार सर से, क्योंकि आपने बताया कि शुरू क्यों किया, लेकिन मेरा सवाल यहाँ ये है कि उन्होंने कहा कि हमने दे दिया है, और वो चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के, डंका बजा के कहते हैं कि जो 36 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, वो हमने करके दिया फौजियों के लिए। आप फिर सवाल क्यों खड़ा करते हैं सर? अजय सर, ये थोड़ा बताइए। देखिए, ऐसा है कि ये बड़ा निटी-ग्रिटी क्रिटिकल वाला सवाल है, क्योंकि इसमें बहुत चीजें जोड़ के बताना पड़ेगा जी। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसको बताता हूँ जो कि सबकी समझ में आ जाए जी। वो ये है कि हमने पेंशन की क्या डिमांड की, सबसे पहले तो यही जानना चाहिए, ठीक है। तो हमारी डिमांड बहुत सिंपल थी कि जो आदमी जिस रैंक में भी है, मान लीजिए कोई 20 साल में रिटायर होता है, कोई 15 में, कोई 25 में, कोई 35 में,
जी। तो जिस रैंक में कोई मान लीजिए कोई हवलदार 20 साल में रिटायर होता है और दूसरा हवलदार आज से 10 साल 15 साल पहले रिटायर होता है, तो हमारी मुख्य मांग ये थी कि हाँ पहले हम सबकी पेंशन एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, सबसे बड़ी लड़ाई तो यही थी। और इसके बाद अगर 71 की, जैसे सर ने बताया, के सर ने बताया था, 71 की कहानी को पकड़ेंगे तो उस समय जो वेटरन्स थे, जो फौजी लोग थे, उनको उनके पेमेंट का 70% पेंशन मिलता था जी। और 1973 में इंदिरा गांधी ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने एक क्या बोलते हैं, एक चिट्ठी के द्वारा, एक नॉर्मल एक गवर्नमेंट के लेटर के द्वारा उन सबको घटा के 70 की जगह 50 कर दिया, और जो सिविल सर्वेंट थे जिनका 30 था वो बढ़ा के 50 कर दिया। हमारा 20 घटाया और उनका 20 बढ़ा दिया। चलिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसमें भी बहुत सारे एनोमलीज आई। जैसे एक जवान जो 15 साल में रिटायर होता है, उसकी पेंशन जो है सिविलियन के अगर कंपेरिजन में देखें तो उसको एक्चुअली 20% ही मिलता है, उसको 50% नहीं मिलता है। तो बेसिक हमारी जो लड़ाई पहले तो यही थी। फिर पेंशन को कैसे कैलकुलेट किया जाए, कैलकुलेशन के बहुत सारे फार्मूले गवर्नमेंट ने निकाले। हमारे जो लीडर थे उन्होंने उसको बना के डिफेंस मिनिस्ट्री को, प्राइम, जो भी कनेक्टेड लोग थे, सबको हैंड ओवर किया कि भाई एक्चुअली ये तरीका है, इस तरह हमारी पेंशन बनना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने जो पेंशन हमारी बढ़ाई है, किसी हद तक तो हुआ है, बट जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। मेन चीज़ ये है, जिस चीज़ की लड़ाई हम पिछले 5 साल से कर रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है। नहीं, सवाल यही है कि जो सरकार ने, यानी कि मोदी सरकार ने जो दिया है वो क्या दिया है और आपको क्या चाहिए वो थोड़ा सा बताइए। आपने पिछला तो बता दिया कि इतना मिलता था, इतना कम कर दिया गया, सिविल जो सर्विसेज में है तमाम उन लोगों क्या बढ़ा दिया गया, हमारा घटा दिया गया, लेकिन जो इन्होंने दिया मोदी सरकार ने, उससे आप संतुष्ट क्यों नहीं हुए? क्योंकि उनका जो कैलकुलेशन मेथड था जी, और जो एक्सेप्टेड मेथड पहले से बना हुआ था, वो दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। हमारी मांग कुछ और है और वो दे कुछ और है। आप ये समझ लीजिए कि एक तरह से जो पेंशन मिलना चाहिए उसकी जगह पे उन्होंने कुछ परसेंटेज हमको दे के टरका दिया है, हटा दिया है कि भाई ठीक है इतना दे दिया। और एक बार बाद में उन्होंने बोला भी था कि हम 100% जो बचा है देंगे, लेकिन उससे भी मुँह कर गए हो। अब मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ सर, हरियाणा के रेवाड़ी में जहां से उन्होंने अपनी चुनावी शुरुआत की थी, लोकसभा चुनाव लड़ने की और प्रधानमंत्री बनने की जो शुरुआत की थी, वहां सबसे पहले आप ही लोगों को बुलाया था। क्या वहां पे कोई समझौता हुआ था जिसपे नरेंद्र मोदी ने कहा कि अच्छा ठीक है, आपकी जितनी भी शर्तें हैं मैं सरकार में आते ही मान लूंगा, या उन्होंने सिर्फ कहा था कि सरकार में आने के बाद हम कोई कमेटी बनाएंगे फिर आपकी मांगों पे विचार करेंगे? क्या था मतलब? ये जो है कुशियारी कमेटी आई थी और वह एक समझौता ही कहिए, ताकि सारे फौजियों ने उनको, करीब 90% अधिक फौजियों ने नरेंद्र मोदी के सरकार को, होने वाली सरकार को वोट दिया था। इसके बीच में थोड़ा सा ऐड करूंगा, जो विंकू अजय ने कहा बिल्कुल सही कहा। जैसे हमारी मांग थी, हम मान गए थे कि हर साल इसका रिवीजन होना चाहिए। जैसे इन्होंने कहा कि जो 10 साल पहले जो रिटायर कर चुका, जो आज किया है, दोनों एक ही रैंक होने के बावजूद पहले वाले कम मिलता है, वो महंगाई भत्ता भले ही उसमें जुटे, लेकिन आज वाले के बराबर नहीं होता है। उन्होंने कहा हम हर 5 साल में आपको हम बराबर करेंगे। वह भी बराबर करने की बात नहीं मान रहे हैं वो, लेकिन 5 साल में तो जो एक नॉर्मल पे कमीशन होता है, जो फौजियों को ऐसे भी मिलता रहा है, 2014 के पहले 2009 में, उसके पहले 5 में, 99 में कभी हुआ था, एग्जैक्ट मेरे को नंबर नहीं याद है, वो तो पहले भी होता रहा था। तो उन्होंने कुछ स्पेशल नहीं किया इस सरकार ने हमारे लिए। ये हर साल में ये जो पैरिटी जो बढ़ना चाहिए था, बराबर होना चाहिए था, वो इसने करने से इनकार कर दिए। और भी कई टेक्निकल पॉइंट थे जो करने का था हमारे, उसमें श्रोताओं को उसमें हम ना लेके जाए, जो विंकू अजय ने कहा वह चीज था। तो जो इस सरकार ने मानने से इनकार कर दिया। जहां तक होशियारी कमेटी की बात थी, और ये कमेटी ने सारा एक एक इसमें पॉइंट करके लाया था, उसको नरेंद्र मोदी सर मैं एक बार फिर से आपसे सवाल कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं 2013 में जब रेवाड़ी के अंदर प्रधानमंत्री बनने के लिए नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी
प्रचार की शुरुआत की, क्या उस वक्त उन्होंने कहा कि कोश्यारी कमेटी की सिफारिशें लागू करूंगा, या उन्होंने ये कहा कि जब सरकार में बन जाऊंगा तो कोई नई कमेटी बनाऊंगा, वो कोश्यारी कमेटी की सिफारिशों पे गौर करेगी, उसके हिसाब से वन रैंक वन पेंशन देगी? क्या कहा था, मैं वो जानना चाहता हूं। उन्होंने साफ साफ कहा था, किसी नई कमेटी की बात नहीं हुई थी, कि वन रैंक वन पेंशन नारे के अलावे भी जो हमारे जो सीनियर थे, जो हमारी ईएसएम के जो हेड थे, उनसे साफ कही थी कि वन रैंक वन पेंशन का जो डिफिनीशन है और जो तौर तरीका है जो आप लोगों ने इजाद किया है और जो माना गया है, जो लोकसभा में भी स्वीकार किया गया पिछली सरकार द्वारा, उसको हम लागू कर देंगे 100 दिन के अंदर में, बस। क्या इसे आप अपने साथ धोखा मानते हैं? आपसे जो कहा गया वो नहीं किया गया? वह तो बिल्कुल धोखा है, और धोखा उससे भी बड़ी बात है कि बार बार ये लोग बीच में कहते हैं कि दे दिया गया है। अभी हाल फिलहाल में जो ये लोग अपनी 1 साल जो सेकेंड इनकी जो इनिंग चल रही है उसके करने पे इन्होंने फिर से कहा कि हमने वन रैंक वन पेंशन दे दी है, दोहरा रहे हैं। उसके पहले उन्होंने 2-3 साल पहले जब बॉर्डर पर गए थे, प्रधानमंत्री ने कहा था कि हाँ कुछ दिया है, कुछ बाकी है, देंगे, और उस बीच में और कुछ घोषणा नहीं होती है, और अभी कुछ समय पहले फिर से घोषणा होती है कि दे दिया है। यानी यह साफ दिख रहा है कि जो बोल रहे हैं और जो वास्तव में इन्होंने किया है उससे बहुत अंतर है। और अभी भी जवानों को हमारे वन रैंक वन पेंशन दिया जाए, समझने के लिए हमारे श्रोताओं को, उनका एक जो विधवा भी जो है जवान की, उसका 2400 वेतन बढ़ेगा पर मंथ, प्रति माह, और एक जवान का 4200 बढ़ेगा। और आज के महंगाई के जमाने में यह काफी है हमारे विधवाओं के लिए, हमारे जवानों के लिए जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जो बेसिकली किसान और मजदूर घराने से आते हैं, उससे संबंध रखते हैं, उनके लिए हमें वन रैंक वन पेंशन नहीं दिया गया है, और यह धोखा है। ये धोखा है। मैं अजय सर से एक सवाल करना चाहता हूं। सर, पिछली सरकार आपने देखी होगी नरेंद्र मोदी की, फुल फ्लैश्ड कोई रक्षा मंत्री नहीं था, किसी को कार्यभार दे रखा है, किसी को एक्स्ट्रा चार्ज दे रखा है। इस बार लेकिन राजनाथ सिंह फुल फ्लैश्ड मिनिस्टर हैं। ये 1 साल 5 साल में से अगर मैं आपके निकाल दूं जो आपके आंदोलन के हैं, उन 4 साल और इससे 1 साल में कोई फर्क आया आपके आंदोलन में, सरकार से आपकी बातचीत में? जी नहीं, हमारे हिसाब से कोई फायदा, कोई ना बातचीत में अंतर आया, ना आंदोलन में कोई फर्क पड़ा। अब तो मुझे ऐसा लगता है ना जैसे कि नक्कार खाने में तूती की आवाज है। हम चिल्लाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, जो भी मीडिया मिलता है सबसे बात करते रहते हैं, और हमारे जो भी लीडर्स हैं वो कंटिन्यूसली फाइनेंस मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर सबसे बात करते हैं, मिलते हैं जाके, और अपनी अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं। लेकिन अफसोस सबसे बड़ी बात यह है कि सुन के बोला जाता है हाँ ठीक है हम देखेंगे। जो राजनीतिक लोगों की जो कहानी होती देखेंगे, तो वो देखते ही रहते हैं। मुझे नहीं लगता कोई फर्क हुआ है। क्या ऐसा है, बहुत सीधे मैं पूछ रहा हूं सर, क्या ऐसा है, बहुत सीधे मैं पूछ रहा हूं आपसे, कि सरकार ने आंक लिया है कि आप लोग कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं? अब वो समझ गई है, तो इसलिए उसने आपको आपके हाल पे छोड़ दिया है कि भाई इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको चिल्लाने दीजिए। आपको बताना चाहूंगा कि हम एक लोग अनुशासन में रहने वाले लोग हैं, ठीक है। बाकी जो सिविल में लोग दंगा फसाद करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, ऐसा तो हम करने से रहे, क्योंकि जिस संविधान की हमने शपथ खाई थी उस संविधान के खिलाफ तो हम नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री चाहे कोई भी हो, रक्षा मंत्री कोई हो, हम उसके खिलाफ। हम अपने जो हमारी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, वो हम लगातार हर कमेटी को, डिफेंस मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर, सबको बताते रहेंगे, और अपनी लड़ाई को लगातार जारी रखेंगे, क्योंकि इसके सिवा हमें और कुछ दिखता नहीं है। मैं के सर से सीधा सवाल कर रहा हूं सर। सर, मैंने पूछा था सर से कि क्या सरकार ने जांच लिया है, आंक लिया है कि आप लोग कितना कर सकते हैं? ये सवाल को मैं थोड़ा और विस्तार से ले जाना चाहता हूं। 5 साल में बहुत सारे चुनाव हुए, आप लगातार 5 साल से मुसलसल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सेना के सम्मान में हमारे भारत के लोग 1 मिनट में खड़े हो जाते हैं। आपकी बात पे कोई क्यों ध्यान नहीं दे रहा है? क्या सरकार ने लोगों के मन में भी ये बात डाल दी है कि जंतर मंतर पे जो ये लोग बैठे हुए हैं, ये ऐवे ही बैठे हुए हैं? है, इसमें सच्चाई है। आपने अपने सवाल में ही हमारा जवाब ले लिया है जी। और श्री राजनाथ सिंह जब आए और उनसे जब हमारे ईएसएम के नेता लोग मिलने गए, तो उन्होंने बड़े ही जबरदस्त आवाज में कहा और 2-3 बार रिपीट किया कि आई विल डू इट, आई विल डू इट, आई विल डू इट, OROP विल बी गिवन।
और उन्होंने उसके बदले में क्या कि एक और कमीशन बिठा दिया या एक और मतलब कमेटी बिठा दिया देखने का, और कहा था कि महीने भर में इसका रिपोर्ट आएगा फिर जो हो जाएगा। उसके बाद भी इस घटना को मतलब तकरीबन अब साल भर होने ही आ रहा है या हो चुका है। तो पहला बात तो यह है कि उन्होंने ये भी जो चेहरे बदलते हैं उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। दूसरा, जहां तक हमारी ताकत की बात है, यदि फौजी एक रहते तब भी इनकी जो रिटायर्ड हैं और वो सब परिवार वगैरह मिला के ना भी तो कम से कम जैसे और हमारे सिंपैथाइजर मिला के 1 करोड़ वोट करीब आते हैं, जैसे हम हमारे साथी लोग और ज्यादा जोड़ते हैं, मैं थोड़ा कम करके बता रहा हूं, उसका असर होता। लेकिन आरएसएस हर जगह प्रवेश कर चुकी है और हमारे ईएसएम में भी टूट हो चुका है। हम एक नहीं है, कहीं पर ऑफिसर वर्सेस जवान किया गया है, कहीं हिंदू वर्सेस मुसलमान किया गया है, कहीं अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट किया गया है, और कहीं पे ये कह के कि हम राष्ट्रवादी हैं और बाकी फौजी जो विरोध कर रहे हैं वह राष्ट्र विरोधी हैं, यहां तक का किया गया और हमारे बीच की एकता को तोड़ा गया है। और गलती कुछ हमारे नेताओं से भी हुआ है, सस्पेंड करने का, सरकार पे भरोसा करने का, और सब कुछ या तो सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ देने का, और आपस में भी जैसे एक जो एकता होनी चाहिए थी। ये नेचुरली जब आंदोलन जब खड़ा होता, अमेरिका में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, आप देख रहे हैं कि खड़ा होने के बाद से धीमे से फिर जा रहा है, ये होना ही होना था, हमारे साथ भी हुआ। परसिस्टेंसी है हम में, कंसिस्टेंसी है हम में, लेकिन सरकार को पता है कि हमसे अब उनको ज्यादा खतरा नहीं है। आपके सवाल का सीधा जवाब, एक सवाल ये भी काफी महत्वपूर्ण बनता है सर कि जब सरकार ने आपकी नहीं सुनी, तमाम चीजें तरह तरह से आप अपने आंदोलन परवान चढ़ाते रहे, आपका आंदोलन जवान भी होता रहा, हमारे जैसे लोग जाके मीडिया वाले दिखाते भी रहे, मेनस्ट्रीम मीडिया ने आपको कभी नहीं दिखाया। इसके बाद आपने कोर्ट का सहारा लिया। मैं जानना ही चाहता हूं कि कोर्ट में मामला जाने के बाद आज कहां पे है? यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लंबित है, और जब कश्मीर की इशू आई और जहां धारा 370 हटाई गई तो कोर्ट ने हमारे मामले को सुनने से इनकार किया, कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने हैं। फिर अयोध्या मसला आया, फिर ये कोरोना वायरस आ गया, और कोर्ट ने भी अपनी तरफ से तारीख दिया, ना दिया तो हम सरकार ने भी अपनी तारीख ले ली कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, हमने कमीशन बिठा दिया, हमने कमेटी बैठाई, हम ये कर रहे हैं, या डेट चाहिए और बढ़ाते रहे। तो यह कोर्ट में काफी समय से लंबित है। यदि कोर्ट चाहता तो बहुत पहले हमें यह जस्टिस मिल चुका रहता। और अभी ये कहूं कि यदि अंतिम भरोसा कहें या हमारी अपनी ताकत कहें, दोनों का मिला जुला असर कहें, कोर्ट पे हमें है कि वह यदि जजमेंट, यदि वह बेंच हमें दे देता है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से कहें तो मुझे कोई अब ज्यादा उम्मीद नजर नहीं आ रही है, क्योंकि कोर्ट का हाल फिलहाल का जो रवैया है वह हमारे पक्ष में नहीं लग रहा है। आपको कोर्ट से ज्यादा उम्मीद नजर नहीं आती, लेकिन आपका आंदोलन भी उस तरीके का नजर नहीं आता। मुझे लगता है आपका आंदोलन, जब तक आप गांव-गांव तक के लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ेंगे, सेना के सम्मान पे आप ये नहीं बताएंगे कि देखिए हमारे साथ ये हो रहा है। और जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की एक मांग की जा रही है। वकील पिछले 20-30 साल से उस मांग को कर रहे हैं कि इलाहाबाद की जगह पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी हाई कोर्ट होना चाहिए। आखिर पश्चिम उत्तर प्रदेश का आदमी 650-700 किलोमीटर का सफर तय करके इलाहाबाद क्यों जाए? लेकिन जानते हैं वो जो मांग है वो कभी परवान क्यों नहीं चढ़ती है? क्योंकि लोगों को ये लगता है वो वकीलों की मांग है। ऐसा ही मुझे लग रहा है आपके साथ में हो रहा है। जब तक आप जनता को अपने साथ नहीं जोड़ पाएंगे, मुझे लगता नहीं आपका आंदोलन पूरी तरीके से परवान चढ़ पाएगा। क्या कहते हैं आप इस बारे में? नहीं, मैं आपसे बिल्कुल सहमत इस मामले में, और मेरी शुरू से ही कोशिश रही है, और हमारे कई फौजी भाई जो रिटायर्ड हैं, वेटरन हैं, अब मेरी बात से भी सहमत हो रहे हैं। विंको अजय भी हमारे उस मामले में हमारे साथ हैं। और मैं बता दूं कि जस्टिस फॉर ऑल करके एक छोटा सा हमारा ग्रुप है, बेसिकली विचारधारा के लिए हम उसे विचार करते हैं, सोचते हैं कैसे करें, क्या करें। अभी उसके संयोजक विंको अजय ही हैं, और उसको हम लोग लेकर हमारी कोशिश रहती है कि उसमें आम जनता को भी, जो हमारे समर्थक हैं, किसान हो, मजदूर हो, उनको भी हम साथ लाएं। जस्टिस फॉर ऑल में वो आ सकते हैं भी कुछ लोग हैं, और हम भी उनके साथ जुड़े। केवल एकमात्र एक हम फौजी हैं और हमें मदद करो, हमारे साथ हो, नहीं, उनके मांगों में हम साथ करें। हम उनके साथ हैं। कोरोना वायरस के समय में जहां तहां हमारी जो ताकत रही है, हम उनको मदद करते रहे हैं, चाहे मजदूर हो, चाहे अगल बगल में हो। तो यह जो एकता की बात है, किसान हो, मजदूर हो और सैनिक हो, वह हम बिल्कुल सहमत है, हमारी कोशिश रही है, हम कर रहे हैं।
2019 के चुनाव से पहले एक तस्वीर उभरी थी, आप लोग पहुंच गए थे कांग्रेस के हेडक्वार्टर, राहुल गांधी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां पे वन रैंक वन पेंशन की बात रखी। उस दौरान ये मामला खूब उछला था। मैं जानना चाहता हूं अजय सर से, क्या हुआ फिर बाद में कांग्रेस ने उस पर बात करनी बंद कर दी? देखिए, हमारे लीडरशिप ने ये प्लान बनाया था कि बीजेपी से और बाकी लोगों से तो बात कर ही चुके थे इस बारे में, और शायद उनको उम्मीद थी कि आगे जो नई सरकार आएगी उसका कुछ पोर्शन शायद कांग्रेस के साथ भी हो। ये सोच के वो लोग गए और उन्होंने अपनी बातें उनको समझाई, बताई। ये एक फॉर्मल रिपोर्ट थी, बताना जरूरी था, क्योंकि अपोजिशन पार्टी तो आज सिर्फ कांग्रेस है, बाकी तो दिखती नहीं मुझे, ठीक है ना। उन्होंने सोचा था कि शायद कुछ चेंजेस हो, कुछ हो, तो इनको बताना जरूरी है। यद्यपि और सब कुछ जो प्लान था लीडरशिप ने किया था, अपने हिसाब से ठीक किया जो उनको करना चाहिए। दूसरी बात, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है और उसके बारे में बहुत कम बात होती है और कोई बॉदर भी नहीं करता। पिछले साल जून 2019 में गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला था जिसमें यह था कि जो लोग मेडिकली बोर्डेड आउट हैं, यानी जिनको चोट लगी है या बीमारी की वजह से बोर्डेड आउट हैं, उनका जो इनकम टैक्स माफ हुआ करता था। गवर्नमेंट के रूल से पहले से 1923 से चल रहा था, ठीक है। एक ही दिन में एक लेटर इशू होता है और उसको 10 ऑफिसर, IAS अफसर साइन करते हैं विदिन 2-3 आवर्स और वो रूल बन जाता है, ठीक है। वो भेज दिया जाता है CGDA, जो भी कनेक्टेड डॉक्यूमेंट वो हैं, और वहाँ ये कोशिश की जाती है कि इसको हम तुरंत इम्प्लीमेंट किया जाए। इतनी जल्दी होती है, मैंने तो आज तक कोई ऐसी फाइल देखी नहीं कि जो कि 3 घंटे में 10 अफसरों ने साइन कर दिया और क्लियर कर दिया। इसका मतलब उसके पीछे अल्टीरियर मोटिव था कि जो हमारा ये कहानी वन रैंक वन पेंशन वाली है, इन लोगों को बैकफुट पे करो, ठीक है। एनीवे, हमारे साथ अच्छे नेता थे, वकील थे, उन लोगों ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने बात मान लिया, ठीक है। अब अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि जब आप तो जानते हैं गवर्नमेंट का या रवैया यही रहा कि जब भी कोई केस उनको पता है कि उनके बस में नहीं है, तुरंत टाइम मांग लेंगे या कुछ और कर देंगे। करते करते नवंबर दिसंबर आ गया और उसमें कोरोना वायरस आ गया, तो हमारा जो होना था कुछ वो फिर लटक गया। लेकिन उससे एक फायदा ये हुआ कि जो इनकम टैक्स कटना था लोगों का वो नहीं हुआ। आपके सामने इस सरकार का 6 साल का अनुभव है। विंग कमांडर अजय कुमार कहते हैं कि 2 घंटे के अंदर 10 IAS ऑफिसर एक आदेश पर सिग्नेचर कर देते हैं। आपने देखा महाराष्ट्र में रात को राष्ट्रपति शासन लगाते हैं और दिन निकलने से पहले हटा देते हैं। रात को 8 बजे आके कहते हैं नोटबंदी कर दी गई है, रात को 8 बजे आके कहते हैं 4 घंटे बाद लॉकडाउन हो जाएगा। तो ये सरकार तो ऐसा कुछ करती है। आप बार बार कहते हैं आजमाए को बार बार नहीं आजमाया करते हैं, आप तमाम चीजें देख रहे हैं। बड़ा सवाल आपसे यही है सर कि अब ऐसे हालात में इस सरकार के सामने आप अपने मूवमेंट को आगे ले जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट से फैसले के सहारे आप लोग बैठे रहेंगे? क्या होगा? आज जो 5 साल पूरे हुए हैं वो अनुभव आपको क्या सिखाता है? हमें दोनों रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में जो केस है लंबित है, ठीक है, हमारी उम्मीद है और चाहत होगी कि सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में वर्डिक्ट दे, लेकिन हमारा आंदोलन नहीं रुक सकता है। और यह आंदोलन, हालांकि अभी भी 1-2 जवान हमारे कहीं से आके जंतर मंतर में आपको नजर आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लॉकडाउन जैसे जैसे कम होता जा रहा है, हमें सुरक्षित रहना पड़ेगा, जरूरी है। मास्क हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, हाथ वगैरह धोना हो, सब हमें करना पड़ेगा, एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाना होगा। लेकिन इस बीच में पिछले 3 महीने में हम और हमारे साथियों ने सोशल मीडिया के दौरान जो भी हमारे साथ संभव हो सका है, फोन से हो, व्हाट्सएप पे हो, हम एक दूसरे से संपर्क बनाने की कोशिश करते रहे, आपस से बातचीत करते रहे हैं। 5 साल पूरे हो रहे हैं, क्या आपसे किसी मीडिया ने, किसी चैनल ने, किसी अखबार ने संपर्क किया हो और पूरे 5 साल के इतिहास का कुछ कवरेज स्टोरी दिखाने की, छापने की कोशिश की हो? हम धाकड़ खबर को छोड़ दें तो बड़ी मुश्किल है, शायद ही कहीं से यह खबर आ रहा है। और जहां तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, नेशनल मीडिया, वो वहां से तो गायब है, वहां से एकदम गायब है। वो कितनी भी बहस चला रहे हैं, किस तरह की फालतू बहस चला रहे हैं, वो आपको अंदाजा है। हमारे आपस में बिल्कुल नहीं, हमारे बारे में बिल्कुल नहीं।
हम यहाँ तक कि अभी हम लोग उस पर बहकेंगे नहीं, लेकिन चाइना के हम साइनो इंडिया की बात कर लें, जो रिलेशन का भी जो हमारे चीन के साथ चल रहा है, उस पर भी जो बहस चल रहा है वो बिल्कुल अलग रास्ते पे चल रहा है। मुख्य मुद्दा में हम रिटायर्ड फौजी तो है ही नहीं उसमें। क्या आपका सम्मान सेना का सम्मान नहीं है? स्पष्ट पूछ रहा हूं मैं, मीडिया की नजर में। मीडिया के नजर में कहें तो कहने में तो बड़ा दुख होगा, लेकिन अभी हमारा सम्मान जो है, खास या वो सर्विंग ही क्यों ना हो, साधारण जवान के लिए हम बात करें, वह सम्मान नहीं है। हम लोग यह नहीं कहेंगे कि हम लोग मांग करते हैं कि आओ तुम हमारा सम्मान करो, लेकिन मैं अपने आप को फौज से अलग करके देखूं। 20 से 25 साल फौज मैंने दिया है और हेलीकॉप्टर पायलट होने के नाते अधिकांश बॉर्डर पर फ्लाइंग किया है मैंने, और देश में जितने भी आपातकालीन स्थिति हुआ, आपातकालीन मतलब नेचुरल कैलामिटीज वगैरह जो हुए, उसमें जो हमने सहयोग किया है, उसमें एक साधारण इच्छा तो जरूर होती है कि हम कहीं जाए, कोई बात करे तो भाई कहें कहाँ इसने हमारे देश के लिए किया है। और वह मैं उदाहरण नहीं देना चाहता हूं कि विदेशों में कैसा होता है, छोड़ दीजिए उनकी बात। हमारे देश में और खासकर तब दुख तो जरूर होता है जबकि हमारे नेतागण हमारे नाम पे वोट मांगते हैं और दूसरी तरफ बिल्कुल उसका उल्टा कुछ और नजर आता है। वानी हमारे 1 रैंक 1 पेंशन हो, हमारी इज्जत हो, हमारी महिलाएं हो, हमारे शहीद हो, उनके बारे में हो, उनकी सच्चाई तो कम से कम बताओ यार। उनको बताओ कि भाई ठीक हम नहीं दे पाते, वह भी गायब है। आपने इज्जत मान सम्मान की बात की तो मुझे याद आ रहा है, बीजेपी का ही एक बेशरम नेता था जिसने कहा था कि फौजी फौज में होते हैं और घर पे बच्चे पैदा हो जाते हैं। याद होगा आपको? बिल्कुल याद है, कैसे भूल सकता हूं। इस पे मैं क्या टिप्पणी करूं? तो मतलब मैं खराब शब्द नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन ये बहुत बेहूदगी वाला स्टेटमेंट था और ऐसे को तो कम से कम सरकार को उसके अगेंस्ट एफआईआर जरूर करना चाहिए था, कुछ ना कुछ पनिशमेंट, या वो माफी मांगता छोटी मोटी बातों के लिए। आज यूएपीए लग रहा है जनता पे, आम जो नेता है उनके भी, छात्रों पर और यहां तक कि लड़कियों तक पे लग रहा है। लेकिन ऐसे घटिया बयान देने वाले, यह तो हमारे मनोबल पर असर डालेगा और इस पे सरकार चुप है। यह खामोशी जो है वह बिल्कुल खराब बात है और हमारी सम्मान तो छोड़ दीजिए, हमारी बेइज्जती की जा रही है, नहीं होना चाहिए। क्या आप आज ऐसा कोई मूवमेंट चला सकते हैं कि सेना के नाम पर जो पूरा एक आडंबर रचा जा रहा है, सम्मान के तौर पर दिखाया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है, उससे आप आजाद हो सके? क्या आज सेना को टीवी की जरूरत है अपने आप को सम्मान पाने के लिए? सेना का तो टीवी नहीं होगा। मैं एक और स्पष्ट बात आपसे कह दूं कि हमारे सेनाधिकारी जो रिटायर्ड हो चुके हैं, दुर्भाग्यवश वो इस स्थिति को स्वीकार कर रहे हैं। सेना के जवानों या निचले तबके के ऑफिसर या कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दे तो हमारे ही जो हैं वो आरएसएस के नाम पे या भाजपा के नाम पे या देश के नाम पे जो हमें मिल रहा है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं न्यू नॉर्मल। एक नॉर्मल पहले था 6 वर्ष पहले, अब नया नॉर्मल आ गया है। एक नई स्थिति आ गई है जहां हम गाली खाने को भी हम साधारण बात मानने लगे हैं। लाखों मजदूर सड़क पे आ रहे हैं, हम उसको साधारण मानने लगे हैं। सैनिकों की भी जो रिटायर्ड हो रहे हैं उनकी भी पिटाई हो रही है, उसको हम साधारण मानने लग गए हैं। यह हमारे लिए दुर्भाग्य है और हम इसको जो साधारण मानने लग गए हैं, इसके खिलाफ में टीवी चैनल से नहीं चलेगा। आप ऐसे साथियों के हमें दरकार है और हमारे साथियों को जो है, जो हमारी कोशिश है, जब तक हम सही मामले में हम फिर से ना खड़ा करें, सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ही जो मेन जो चीज है, जो हमसे थोड़ी सहानुभूति रखते हैं, यह आंदोलन सड़क पे ना सही, लेकिन यह आंदोलन सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से यदि खड़ा हो और बाकी साथियों का साथ हो, यह जरूरी है। हमारे देश के गर्व के लिए, हमारे देश के जनता के लिए भी जरूरी है। समझे कि जहां पे सैनिकों की यह हालत है तो एक साधारण जनता की, वह कितना भी देश देश चिल्ला ले, उनकी क्या स्थिति होने वाली है, यदि नहीं समझ रहे हैं तो उनका हमसे भी बदतर हालत होगा। जी चलिए, मैं आपसे एक सवाल आखिरी कर रहा हूं, फिर उसके बाद एंड करेंगे। जी 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 बताइए। एक सवाल मैं ये समझना चाहता हूं, ये सरकार सेना चिल्लाती है, सेना की दुर्दशा हमारे सामने है, ये पैरामिलिट्री फोर्सेस की तारीफ करती है, उनकी दुर्दशा हमारे सामने है। आजकल कोरोना के दौर में इसने एक नया वर्ड इजाद किया, योद्धा, कोरोना योद्धा। हमारे पास खबर है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कल सुनवाई हुई, 3-3 महीने हो गए हैं दिल्ली के अंदर डॉक्टर्स को तनख्वाह नहीं मिल रही है, उनके रहने के इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। क्या वो अपने घर जाएं और अब उनके बच्चों को कोरोना हो जाए, उनकी जान को खतरा पैदा कर दें? तो ये सरकार जिसका भी नाम लेती है, चाहे वो नारी सम्मान की बात करती हो, उसी की दुर्दशा क्यों करती है? देखिए,
सरकार के बारे में मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन कहना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार की जो सोच है एक नए एजेंडे पे चल रही है। इसका एजेंडा जो है लगभग खुला हुआ है, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। इनको सिर्फ इनकी दृष्टि है, इनकी सोच है, सिर्फ एक ही जगह से सीमित है कि मुझे ये चाहिए। चाहे लोग मर जाएं, चाहे लोग नौकरी छोड़ के भाग जाएं, लाखों लोगों की नौकरी चली जाए, इनको इससे कोई मतलब नहीं। दूसरी बात, लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि स्पोक्समैन, बोलने वाला, कहने वाला एक ही आदमी है जो अपने मन की बात करता है, बाकी सब उसके पीछे छुपे रहते हैं। बाकी किसी में दम नहीं है जो सामने आके कुछ कह सके। अफसोस मुझे बोलना पड़ रहा है, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं है, और ये सच है, देश को पता है, सबको पता है। और मन की बात बोलने वाला हमेशा चुप रहता है, बोलता तब है जब वो इलेक्शन आते हैं, जब उसका काम होता है। लोगों को मर्डर हो जाए, या लड़कियों के साथ कुछ गलत व्यवहार हो जाए, या डॉक्टरों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, नर्सें मर रही हैं, डॉक्टर मर रहे हैं, बताइए एक शब्द उन्होंने बोला है क्या? एक शब्द उन्होंने नहीं कहा आज तक। तो ऐसी स्थिति में हम क्या उम्मीद करें, बताइए। जी बहुत शुक्रिया, आप दोनों महानुभाव का आपने बहुत अच्छे से प्रकाश डाला। हालांकि इसमें एक चीज जरूर छूट गई, वक्त की कमी है, आप लोग समझ सकते हैं। मैं चाहता हूं कम टाइम में ज्यादा चीजें आपके साथ जाएं, कि 5 साल में जो आंदोलन है वो धीरे धीरे कैसे कैसे परवान चढ़ा, उसको कैसे कैसे खत्म करने की कोशिशें की गई। हो सकता है अगली बार फिर इस पे बात करें, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि 5 साल के अनुभव को एक ही खबर में समेटा जा सके। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाजत।